इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत तय करने से पहले हम जाति लगाते हैं, धर्म लगाते हैं, भाषा लगाते हैं, मुल्क लगाते हैं और परिवार। वैसे ये सब लगा देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि जान की कीमत समझी ही जाएगी। हमारे नेताओं ने हमें यही सिखाया है कि मानवाधिकार नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करने का कोई आइटम है। बड़े आराम से हम भूल भी जाते हैं कि मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मानवाधिकार की बात करना हमारा संवैधानिक नागरिक दायित्व है। अगर मानवाधिकार के सवाल उठाने का मतलब आतंकवाद का समर्थन है तो मानवाधिकार के नाम पर बनी संस्थाओं के प्रमुख क्या हैं, फिर वो क्यों हैं, ये भी सवाल कर लीजिए। राजनीति हमें इन सवालों पर सोचने का मौका नहीं देती। एक बनी बनाई दलील लगातार खेलते रहती है और हम उसी को स्वीकार करते चलते हैं। म्यांमार के उत्तरी रखाइन नाम का इलाका बांग्लादेश की सीमा से लगता है। 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान वहां बेहद गरीब हैं। सेना और बौद्ध हिंसा का शिकार होकर उन्हें जब भी भागना होता है, बंगाल की खाड़ी में नाव के जरिए भागकर बांग्लादेश पहुंचते हैं और इस दौरान नावें उलट जाती हैं, मारे भी जाते हैं। उसके पहले 2-2 दिन तक भूखे प्यासे जंगलों में भागते हुए सीमा पर म्यांमार की सेना की गोलियों से ढेर होते हुए बच गए तो किसी तरह से नाव में सवार होते हैं। पिछले दिनों जब रोहिंग्या मुसलमान भागते हुए बांग्लादेश पहुंचे तो उनके शरीर में सिर्फ जान ही बची थी। भूख और प्यास ने उन्हें जर्जर बना दिया। म्यांमार की सरकार की दलील है कि रोहिंग्या आतंकवादी संगठन ARSA ने 25 अगस्त को 30 पुलिस चौकियों और सेना के अड्डों पर हमला कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में सेना और सिपाही मारे गए, नागरिक भी मारे गए। इसके बदले में कार्रवाई की गई जिसमें 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये सरकार का दावा है। वहां की सरकार ये नहीं बताती क्या वो सभी रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी मानती है जो भाग कर आ रहे हैं। म्यांमार की सरकार खुद ही कहती है कि रोहिंग्या आतंकवादी संगठन को सऊदी जिहादी मदद करते हैं। अब ये कोई नहीं पूछता कि ये सऊदी जिहादी कहां होते हैं, कहां से आते हैं। क्या इन्हें सऊदी अरब में पनाह मिल रही है जो म्यांमार के इस गरीब इलाके में आकर आतंकवाद फैला रहे हैं? जब दुनिया उस सऊदी अरब से क्यों नहीं बात करती है जिसके साथ हर दूसरे दिन कोई ना कोई राष्ट्र प्रमुख बिजनेस के लिए खड़ा होता है, धंधा करता है। जाहिर है म्यांमार का यह बहाना है। वहां की सरकार को कहना चाहिए कि क्या वो सभी 11 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी मानती है। गार्डियन, टेलीग्राफ, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबार और न्यूज संगठनों में बांग्लादेश की सीमा से काफी रिपोर्टिंग हुई है। जान बचाकर आए रोहिंग्या मुसलमानों ने बताया है कि किस तरह सेना गांवों को घेरकर जला दे रही है, हेलीकॉप्टर से गोलियों की बौछार कर रही है, बच्चों को मार रही है। म्यांमार की सरकार ने गरीब रोहिंग्या मुसलमानों तक हर तरह की मदद पहुंचने से रोक लगा दी है। सरकार और ऑंग सान सू की का कहना है कि ये संगठन आतंकवाद फैला रहे हैं। भूखे प्यासों को खाना और दवा देकर दुनिया में आतंकवाद फैलता है या बंदूक या बम देने से फैलता है, ये सूची जी से पूछ लेना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि रोहिंग्या मुक्ति सेना को हथियार कौन देश दे रहा है। इस हिंसा ने शांति और तर्क के प्रतीक बौद्ध समाज का भी एक क्रूर चेहरा सामने लाया है। रोहिंग्या सिर्फ सेना बनाम रोहिंग्या की लड़ाई में नहीं फंसे हैं, वो बौद्ध समाज के साथ सांप्रदायिक हिंसा के भी भेंट चढ़े हैं। 2012 में रोहिंग्या औरत के साथ बलात्कार और हत्या के बाद वहां दंगा भड़का, जिसके बाद 1.25 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें घेर कर मारने के लिए म्यांमार सरकार ने पहले बौद्ध समुदाय के लोगों को भी बड़ी संख्या में हटा दिया है। म्यांमार लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को घेर कर मार रहा है। आप समझ रहे हैं कि वहां मौजूद हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होता होगा तो गलत है। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि 27 और 28 अगस्त को मुसलमानों के साथ 86 हिंदुओं को भी मारा गया है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के राणा दास गुप्ता ने कहा है कि करीब 510 हिंदुओं ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में शरण ली है। जिस देश में मानवाधिकार का रिकॉर्ड खराब होता है वहां जनता मारी जाती है, हिंदू और मुसलमान नहीं। जिसकी बारी आती है सरकार आसानी से कुचल देती है। इसलिए तय करना होगा कि हमें म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान की नजर से देखना है या मानवाधिकार की नजर से, और क्यों भी ना देखें अगर वो मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं तो। क्या हम अब इतने सांप्रदायिक हो चुके हैं कि इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि किसी देश की सेना आम नागरिकों को घेरकर यूं ही गोलियों से उड़ा दे रही है। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता भी हासिल नहीं है। वहां के कानून के हिसाब उसी रोहिंग्या मुसलमान को नागरिकता मिलेगी जो साबित करेगा कि उसके परदादा 1823 से पहले म्यांमार आए थे। क्या कोई 2 सदी पहले का रिकॉर्ड देकर साबित कर सकता है? जाहिर है वहां की सरकार आबादी के इस हिस्से को मारकर खत्म कर देना चाहती है। म्यांमार से भारत का खास संबंध रहा है। हमारे प्रधानमंत्री दूसरी बार म्यांमार में हैं।
उनकी यात्रा का एक खास हिस्सा है बागान के मंदिरों का उद्घाटन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बागान के हिंदू मंदिरों का बेहतरीन संरक्षण किया है। बहादुर शाह जफर का म्यांमार में ही उन्हें दफनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक को भी वहीं कैद करके रखा गया था। रंगून और मांडले की जेलों में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की निशानी है। 2012 में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बर्मा की यात्रा की थी, तब प्रकाश केरे ने, जो प्राइम टाइम में भी आते हैं, अपने ब्लॉग बरगद पर लिखा था कि उसी बर्मा में बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर ब्रिटिश शासन की गुलामी के लिए ले जाए गए और लौट कर नहीं आए। आज तक उनकी संतानों को नागरिकता नहीं मिली है। वो भयानक शोषण और यातनाओं से गुजर रहे हैं। इसलिए हमें बर्मा के राजनीतिक घटनाक्रम को न सिर्फ ठीक से समझने की जरूरत है, बल्कि हमें वहां के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों को नैतिक समर्थन भी देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने रोहिंग्या मुसलमानों की यातना पर एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट की भारत में कुछ लोगों ने तारीफ की है, मगर बैंकॉक पोस्ट ने इसकी आलोचना की है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। दुनिया के कई देशों में रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने वहां की सरकार को सख्त चेतावनी दी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में म्यांमार दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ है। चेचनिया की सड़कों पर भी हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी म्यांमार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बैंकॉक पोस्ट ने तो यहां तक लिखा है कि थाईलैंड को म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव डालना चाहिए। खुद तानाशाही का आरोप झेल रहे टर्की के राष्ट्रपति तक ने म्यांमार की आलोचना की है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने एक पत्र लिखकर ऑंग सान सूची से पूछा है कि अब आप कब बोलेंगी, आपने अभी तक निंदा क्यों नहीं की है। ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने ऑंग सान सूची को चेतावनी दी है कि वे रोहिंग्या मुसलमानों तक मदद पहुंचने से रोककर अच्छा नहीं कर रही। कई बार बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने नोबेल कमेटी को लिखा है कि ऑंग सान सूची से ये पुरस्कार वापस ले लिया जाए। ये चेहरा कभी दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र का प्रतीक बना करता था। आज यही वो चेहरा जो है वो मानवाधिकार के उल्लंघन का चेहरा बना हुआ है। उनका चेहरा एक तरह से बेनकाब हो गया है। दुनिया में कई देशों में सांप्रदायिक चेहरे से रंग से देखा जाता है शरणार्थियों की समस्या को, और धीरे धीरे ये सारे तर्क जमा करके सांप्रदायिक खुराक हमारे भड़काने और बनाने के काम में आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भीतर भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा पर जहर फैलाया जाएगा, मगर इसे लेकर देश का कोई बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री के स्तर से बयान नहीं आएगा। हम चाहे तो इसे ऐसे भी देखते रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव करके देखेंगे तो हर सरकार के नीचे हर समुदाय माना जा रहा है। पाकिस्तान में शियाओं पर जो हमले हुए हैं वो भी कम भयानक नहीं है। बड़ी संख्या में शिया डॉक्टरों को मारा गया है। तो अब कई देशों में बहस चल रही है।